तो देखो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मोशन होती क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन की अगर बात करूं तो आप डायमेंशनल मोशन को स्टडी करोगे तो डायमेंशन के बेस पर ही कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास कितने तरह की डायमेंशन होती है हमें वो पहले पता होना चाहिए, फिर उसके बेस पर उसकी डायमेंशन मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करूं वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन की आप क्लियरली ये चीज कह सकते हो, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन मैंने बताई थी। स्ट्रेट लाइन मोशन का मैंने मीनिंग वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ पर मोशन करता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वो वर्टिकल हो, कोई सा भी हो, चाहे वर्टिकली अप हो या वर्टिकल डाउन हो, हॉरिजॉन्टल गोज ऑन हो या गोज बैक हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है, बस एक लीनियर होना चाहिए, आइदर इन फॉरवर्ड कंडीशन और आइदर इन बैकवर्ड कंडीशन, आइदर इन अप कंडीशन और डाउन कंडीशन, कोई सी भी एक कंडीशन हो, ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट की मोशन एक ही लाइन में हो रही हो या एक ही डायमेंशन में हो रही हो तब उसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ या तो x हो सकता है या y हो सकता है या z हो सकता है। एज सच ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होगी कि आपके पास सिर्फ x ही होगा, वहां पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने जो अपनी कंडीशन ले रखी है कि मैं एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तो कि z था, आपको बाई चांस न्यूमेरिकल में ये भी बोल देगा कि आपकी वेलोसिटी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर के कैप, इस तरह से दे रखी है, ठीक है। तो आपको अभी ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे मैंने जो के कैप लिखा है इसका सेंस क्या है, ठीक है। बस समझने की कोशिश करो कि x को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, j को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी y को रिप्रेजेंट करते हैं j से, और z को रिप्रेजेंट करते हैं k से, ठीक है। और इनके ऊपर जो मैं मार्क बना रहा हूँ ना, ये इस तरह का मार्क, ये एक कैप की तरह है, ठीक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। दोबारा सुन लो, मैंने एक कैप बना रखी है आई के ऊपर, ये कैप की जैसी एक फॉर्म है, ठीक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं आई कैप। क्लियर? तो यहाँ पे जो कैपिंग आपको दिख रही है ये आई कैप या जे कैप या के कैप की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो बात करनी थी वो ये कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वन डायमेंशन में सिर्फ एक्स होगा, वाई होगा या जेड होगा, कोई सा भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मीनिंग क्या होगा? टू डायमेंशन का मीनिंग होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन मोशन कर रहा हो, एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है, तब वो बन जाता है टू डायमेंशन, यानी कि एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है। या फिर वाई में भी और जेड में भी, कोई भी तो हो सकता है ना, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कोई से भी तो हो सकते हैं। एक टाइम पर अगर ऑब्जेक्ट की मोशन टू डायमेंशन हो जाती है तो वो मोशन क्या कहलाएगी? टू डायमेंशनल मोशन। इसके लिए एक एग्जाम्पल था प्रोजेक्टाइल मोशन। आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है इट इज अ काइंड ऑफ टू डायमेंशन मोशन। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं और वो इस तरह से मोशन करके रहता है ना, तो इसमें हमें दिख तो ये रहा है कि वो जा ऐसे रहा है, लेकिन उसके हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं थीटा की वजह से। थीटा जहां से बनता है उधर की साइड पर कॉस थीटा, और थीटा की लाइन के अपोजिट वाला साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे दो आ गई, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, तो एक्स वाई दोनों एक साथ में बन रही होती हैं। इसी वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशन टाइप ऑफ मोशन, क्योंकि उसमें हमारे पास एक टाइम पर दोनों में मोशन शो हो रही है, एक्स में भी और वाई में भी। अब ये कॉम्बिनेशन एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कोई सा भी एक पेयर हो सकता है, ठीक है। जब हम पेयर में मोशन की बात करते हैं तो वो मोशन कहलाती है आपकी टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और इसमें अगर आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हो तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा आपको एक्स वाई ही मिलेंगे, या वाई जेड मिलेंगे या जेड एक्स मिलेंगे, ठीक है। तब वो मोशन आपकी टू डायमेंशन मोशन होगी। अच्छा, वन डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो बहुत सारे हैं, जैसे आप रोड पर वॉक करते हो, बाइक चलाते हो, या फिर आप कुछ भी ले लो, वो सभी किस में आ रहा था? वन डायमेंशन मोशन में आ रहा था। जैसे अगर बोलो ये पेन लुढ़क के ऊपर गया है ना, ये तो कौन सी डायमेंशन होगी? वन डायमेंशन, लेंथ के अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन की अगर बात की जाए तो थ्री डायमेंशन में हमेशा ऑब्जेक्ट की तीनों डायमेंशन में मोशन एग्जिस्ट मानी जाती है। मतलब जैसे अगर बोलूं कि एक पक्षी तार पे बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो एक कौवा तार पे बैठा हुआ है, अगर वो उड़ के रहता है तो उसके उड़ने पर तीनों डायमेंशन होंगी, क्योंकि वो एक्स में भी मोशन कर रहा होगा, वाई में भी मोशन कर रहा होगा, और जब उड़ेगा तो उड़ने की डायमेंशन हमेशा थर्ड डायमेंशन ली जाती है, जो जेड ली जाती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई करता है, ठीक है, तो फ्लाई करने पर उसकी हमेशा तीनों डायमेंशन में मोशन कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो आप ये सारी, इसका एग्जाम्पल कौन सा लोगे? हमेशा
कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लाई करता है तो फ्लाई करने वाले सारे मोशन कहाँ लिए जाएंगे, थ्री डायमेंशन में। ठीक है, थ्री डायमेंशन में सारे लिए जाते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं, एक सॉलिड स्फीयर बताया था जिसमें मेरे पास तीनों डायमेंशन होती हैं। क्यों? क्योंकि सर्किल हमेशा टू डायमेंशन में होता है। जैसे सर्किल बना दूं यहाँ पर, ये मान लो सर्किल है तो टू डायमेंशन में डिफाइन हो सकता है। लेकिन अगर बना दूं स्फीयर है तो स्फीयर हमेशा थ्री डायमेंशन में डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि सर्किल की तो दो हो गई जो इसके पास भी है, लेकिन इसमें एक विड्थ होती है, वो विड्थ हमेशा जेड डायरेक्शन में होगी। मतलब देखो ये कुछ इस तरह की आपका एक स्फीयर हो सकता है अगर ये सॉलिड हो रहा है तो। देखो अगर इसकी डायमेंशन देखो कितनी होंगी, ये विड्थ है, ठीक है, तो ये आ गई जेड डायरेक्शन में, बची ये दो एक्स और वाई, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जेड तीसरी डायमेंशन हो गई, एक्स आई वाई आई। तो बॉल का भी यही होता है। जैसे अगर मान लो सॉलिड स्फीयर की एक बॉल है मेरे पास, यानी कि कोई भी ऐसी बॉल जो सॉलिड होती हो, सॉलिड बॉल में एक्स ये होगा, वाई ये होगा, और बॉल की जो थिकनेस होगी वो कहां होगी, जेड डायरेक्शन में। तो अब ये ध्यान रखना कि सॉलिड स्फीयर हमेशा थ्री डायमेंशन में लिया जाता है, जबकि सिर्फ सर्किल की बात करूं, मतलब ये सर्किल है तो ये किस में होगा, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन। इसमें जेड है ही नहीं। अब ये मत करना ये जेड बना दो, ये कोई जेड नहीं है, एक्स वाई ऐसे घुमा दो, तो ये x ये y, दो ही आ रही हैं, एक दो, तीसरी कहीं नहीं है इसमें ये। ठीक है, ये जो तीसरी बताओगे ना ये एक्स वाई हो रहेगी। जैसे अगर बोलो ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा, जैसे एक्स वाई और बीच वाली कौन सी होती है, एक्स वाई। यहां पर थर्ड डायमेंशन का मतलब हो गया तीसरी अदर डायरेक्शन। आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो रूम का कॉर्नर। रूम का कॉर्नर देखो सब लोग, जब रूम का कॉर्नर देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, देखिएगा, तो एक्स वाई जेड। तो इस तरह से ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको ऐसा रख दो तो ये डायग्राम ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो रूम के कॉर्नर को जब आप देखोगे तो वहां पे एक वॉल ऐसे आ रही होगी, एक वॉल ऐसे आ रही होगी और एक वॉल ऐसे आ रही होगी। ठीक है, तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, थ्री डायमेंशन को। बात क्लियर हो गई सबको? कोई भी डाउट हो तुरंत बताते रहना, मैं सुनता रहूंगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है और थ्री डायमेंशन क्या होता है। और आई थिंक किसी को कोई क्लियर भी नहीं होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। वन डायमेंशन का मतलब मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक लाइन में मोशन करता है इज नोन एज वन डायमेंशन। जब ऑब्जेक्ट एक्स वाई में मोशन करता है तो इज नोन एज टू डायमेंशन, जिसका एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन है। और जब मैं बात करता हूँ थ्री डायमेंशन की, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब भी कोई पक्षी या कोई भी बर्ड जब फ्लाई करती है तो उसकी मोशन हम थ्री डायमेंशन रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उसके पास एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है। तीनों ही डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इसी वजह से उसको हम थ्री डायमेंशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा आप लोगों को अभी जैसे मैंने बताया मोशन क्या होती है, मोशन तो क्लियर होगी ना, क्योंकि मोशन आपको अगर क्लियर है तो आप मोशन के बाद ही डिस्टेंस को क्लियर कर पाओगे और डिस्प्लेसमेंट को कर पाओगे। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। बात समझ आ गई? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तब उस कंडीशन को मोशन कहते हैं। ठीक है, चाहो तो मैं लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोशन के बाद डिस्टेंस, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर सकता है तभी उसमें डिस्टेंस आ सकती है और तभी उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ सकती है। अगर मोशन नहीं कर रहा होगा ना तो उसमें डिस्टेंस आएगी ना ही उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस की अगर बात करूं तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पाथ को फॉलो करके एक पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जैसे आपको मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक इनिशियल पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट कह देते हैं ज्यादा इजी होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है तब उसको डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल बना देता हूं यहां पर मैं। मान लो कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे जो घर बने हुए हैं कुछ इस तरह से बने हैं कि आपको गलियां ये दे रखी हैं ऐसे घूम के आने के लिए। ठीक है, आपका घर ये था, स्कूल यहाँ पर है, आपको घर से स्कूल जाना है। ठीक है, तो घर से स्कूल देखोगे तो एक लाइन में था, लेकिन आपको जाना कैसे पड़ा है, घूम के। ठीक है, तो ये वो हो गया एक्चुअल पाथ।
ठीक है। तो कंडीशन क्या हुई कि जब भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन समझ आ गई। आप इंग्लिश में ये लिख सकते हो, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं डायग्राम बना दिया है ऐसे ही। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी? तो इसकी यूनिट आपको पता है क्या होगी? डिस्टेंस की होती है मीटर, और डायमेंशन आपको पता है क्या होती है? मीटर को हम डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं एल के लिए। ठीक है, तो यूनिट होगी मीटर और डायमेंशन होगी एल। अब बात करते हैं डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पाथ होगा ये कैसा है? शॉर्टेस्ट है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसकी अगर बात करूं तो यूनिट क्या होगी? इसकी भी यूनिट मीटर होगी और डायमेंशन क्या होगी? एल। आपको ये ध्यान रखना है, यहां से आप जितनी भी क्वांटिटी पढ़ोगे फिजिक्स में आगे तक, हर एक की क्वांटिटी की आप हमेशा यूनिट डिस्कस करोगे और उसकी डायमेंशन डिस्कस करोगे, क्योंकि डायमेंशन आपको यहां से सब याद हो रहेंगी इसी वजह से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डाउट क्लियर हो रहा है और सब लोग मुझे इसका आंसर भी दोगे। सिर्फ मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं और आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, एक्चुअली दो क्वेश्चन दे रहा हूं, हम दोनों करके दिखाएं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से स्टार्ट करता है। ठीक है, ए से स्टार्ट करके ये 5 मीटर ऊपर गया और समथिंग ये यहां पर गया 13 मीटर, और 13 मीटर के बाद ये कुछ जाता है यहां पर 17 मीटर डाउन। ठीक है, यहां से यहां तक। तो आपको बताना है कि ए और सी के बीच में ट्रेवल डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। जल्दी से करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। दोबारा चेक करें, डिस्प्लेसमेंट 5 नहीं है, दोबारा चेक करें तब पता लग जाएगा क्यों। जिसको पता है कैसे चेक करना है। डिस्टेंस तो 35 सही है, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट डिस्टेंस। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। रूट 213 और कुछ, यही 213 सही है, सबका ही आ रहा है। चलो अगर आपको कंफ्यूजन है मैं करके बता देता हूँ। देखो आपको ये डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली। ठीक है, ये पता करनी है। तो आपको पता है कि आपको ये डिस्टेंस पता करनी है, तो आप एक ट्राइंगल बना के देखो बन रहा है तो बन रहा है। रूट कितने कितने आंसर? एक एक करके बताएं, एक एक कर, अरे एक एक करके। 2 3, रूट 4 5 और रूट आगे 313, और कोई आंसर? 458, यही सारे। चलो देखते हैं। आपको ये 13 पता लग गया क्योंकि ये इसके पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से ये 13 है तो ये भी 13 होगा। अब ये 5 है तो ये 5 होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो 5 डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी नहीं है, जो बचेगी कितनी? 12 मीटर ये वाली, क्योंकि 12 5 17 तो 12 बचा। ये 12 ये 13, आपको बस ये वाला निकालना है। तो ये कितने के बराबर होगा? 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है 13 और 12। इन दोनों का जब आप स्क्वायर करके निकालोगे रूट में तो आपको आंसर मिल जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। जब ऐड करोगे तो 3 1 और 3, रूट में 313, वह भी आपका ठीक है। ठीक है, तो आंसर आ गया रूट में 313 इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और इस बार सबका आंसर आना भी चाहिए और सही भी आना चाहिए। चेतन और मनीष शांत बैठने को नहीं बोला। ये नहीं है कि बेड पे पड़े पड़े बस आंसर सब लोग दे देंगे हम देखेंगे। करने की कोशिश करो, चलो।
फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। डिजिट है आपकी 10 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर। देख रही हैं? ठीक है, डिस्टेंस 45, ठीक है। ऑन डिस्प्लेसमेंट 125 डिजिट कर तो दिया भाई। अब दिख रहा है? चलो तो अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद का ठीक है। चलो, कौन कौन एग्री करता है इन आंसरों से? सही है गोविंद का। चलो, और किसी का वेरिएशन? यही है पक्का चारुल? अभी भी सोचो, गलत लिख ला तो सभी पिटोगे। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ तक हो गई, ये वाली डिस्टेंस ये हो गई। ये देखो 10 है, तो ये भी 10 हो गई। तो ये कितनी होगी? 5। ये कितनी होगी? 5 5 10। ठीक है, ये वाला निकालना बस आपको। तो स्क्वायर रूट 10 का 100 और 5 का 25, तो 125 आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? इजी होते हैं क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। रहा था क्वेश्चन का डायग्राम घुमा रखा होगा, लेकिन क्वेश्चन कभी टफ नहीं होगा वो। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। चलो, उसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आते हैं हम स्पीड पर। व्हाट इज स्पीड? ठीक है, तो स्पीड की बात करते हैं। तो देखो, आपको मैंने बोला मोशन क्या था। मोशन का मतलब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज मोशन। अगर मैं इसी चीज को ये कह दूं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सम पर्टिकुलर डिस्टेंस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट नोन एज स्पीड। बात समझ आ गई? अगर बोल रहा हूं कि कोई डिस्टेंस, मान लो यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक की, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर देता है, ठीक है, मान लो टी में इसने कवर कर दिया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस टी टाइम में कवर हो गई, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की बात समझ रहे हैं ना? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो फॉर्मूले से क्लियर हो रहेगा। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled to the time taken, और you can also define as speed। डिफाइन करना है तो आप ये कह सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम टेकन। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या बनेगी? डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ये पता लग गया अब तक? एक टर्म बता दी, हाँ या ना बता देना बस। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? पता है ना सबको? ऑल आर नोन विद द स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्लियरली। चलो वह भी बताओ, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? हैं? दोबारा दोबारा दोबारा, स्केलर बताना दोबारा। एक बात बताओ वह भी, अगर स्केलर में ना तो मैग्नीट्यूड है ना डिस्टेंस है, दोनों ही नहीं है, तो क्या गिवन होगा फिर वहां पे? हाँ, हाँ हाँ। अब वेक्टर में? और वेक्टर में? ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन गिवन इट। ठीक है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज जिसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि क्या डायरेक्शन रही होगी। वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो स्केलर आर क्वांटिटीज दोज दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड इन इट। ठीक है, और अगर बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? विद डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास हमेशा? वेक्टर क्वांटिटीज।
ठीक है, ये की लाइन याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि हाँ बोले, चलो बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये बता रहा हूँ, एक सेकंड, मैग्नीट्यूड क्या होता है वही बता रहा हूँ, डायरेक्शन क्या होती है वही बता देता हूँ। मैंने आपको बोला कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब बात आती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते क्या है, ठीक है, इसी एग्जाम स्पीड के ऊपर ही समझा रहा हूँ, स्पीड में ही समझने की कोशिश करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, लाइक 10 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर डिस्टेंस को एक बस ने 5 घंटे में कवर कर दिया, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, 10/5 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, बात समझ आ गई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बस है जो ए से लेके बी तक जा रही है, एक बस है जिसको डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर करनी है 5 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 10/5, 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है ना, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी होती है, दैट्स ऑल, मतलब कि 2 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड आ रही है वो एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में ना तो हम प्लस लेते हैं ना माइनस। जैसे अगर बोलूं कि बाई चांस अगर ऐसा आ रहा था -2 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसका मॉड लगा दो, मॉड लगाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस का 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना मैग्नीट्यूड में हम हमेशा प्लस क्वांटिटी लेते हैं, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो। फिजिक्स में माइनस का मतलब मैथ जैसा नहीं होता। अगर बोलूं ना फिजिक्स में, अगर बोल रहा हूं मेरे पास एक वैल्यू लिखी है +5 मीटर पर सेकेंड, हाँ, और एक लिखी है -5 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों में से ये मत बोलना कि ये बड़ी है छोटी है, बस इसका मीनिंग ये है। तो मैथमेटिक्स में ये बड़ी है छोटी है, लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब मालूम है क्या है, कि एक जो आपके पास व्हीकल है वो इसका मतलब ईस्ट में जा रहा होगा और इसका मतलब इसके अपोजिट वेस्ट में। तो माइनस का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है। मैग्नीट्यूड कभी डायरेक्शन थोड़ी बताता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ क्वांटिटी बताता है। जब वो सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप उसे हमेशा प्लस में लोगे, ठीक है। तो पहली चीज ये कि मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी होती है जो कि मॉडुलस के बाद कंसीडर की जाती है, मतलब वो हमेशा प्लस में ली जाती है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन आपके पास कितनी होती है टोटल मिला के, 8। देखो 8 डायरेक्शन सबको पता ही है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। लेकिन इनके अलावा भी और डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी, एक बीच में से रहेगी नॉर्थ ईस्ट, एक यहां जाएगी वेस्ट साउथ, इन दोनों के बीच में, एक यहां होगी साउथ ईस्ट, और एक होगी नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि मैं जब वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रही है तो मैं इसको नॉर्थ वेस्ट ही बोलूंगा, मैं इसको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा बीच में होती है। चाहे नॉर्थ आप आगे लगा लो या वेस्ट आप आगे लगा लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास 8 डायरेक्शन होती हैं, 8 में से कोई सी भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करते चलना, यहां पहुंच गया, अब मुझे बता सकते हो ए के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, ए के रेस्पेक्ट में बी कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल। देखो ईस्ट, नॉर्थ, और ये कहां जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब कि अगर आप डायरेक्शन बात करोगे तो उसकी डायरेक्शन निकाल के बताओगे, तो डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन की बात ही नहीं कर सकते तो वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं करते। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात की जाती है, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं की जाती, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक एक्चुअल पाथ होता है, और एक्चुअल पाथ कभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, एक्चुअल पाथ हमेशा घूमता हुआ होता है। एक्चुअल पाथ की डायरेक्शन देखो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ। आप कौन सी डायरेक्शन की बात करोगे, आप बताओ, कोई डायरेक्शन है, नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये है, मुझे बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ है या साउथ ईस्ट, तो इस, हाँ साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ बात एक ही है। तो ये डायरेक्शन जो देख रहे हो ना, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन डिस्टेंस है पर्टिकुलर, नहीं है। तो डिस्टेंस हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर,
और डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, वेक्टर, क्योंकि यहां पर आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिख रही है ना, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट बन गई वेक्टर, और डिस्टेंस घूमती हुई है, आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बता ही नहीं सकते इसकी, तो ये कैसा हो गया, स्केलर। बात समझ आ गई, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब देखो दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, ये 45 मीटर है और ये रूट में 125 मीटर है, लेकिन अगर मैं जब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या बोलूंगा, 125 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बस आप इतना बोल देना किसी के सामने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी तुरंत बोल देगा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो आप, और सिर्फ बोलोगे 125 मीटर तो वो आपसे पूछेगा कि आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो या डिस्टेंस की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने जो बोली है वो डिस्टेंस बोली है, क्योंकि हम जब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं तो स्केलर बताते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ जब हम डायरेक्शन बता देते हैं तो हम वेक्टर की बात करते हैं। बात समझ आ गई, तो स्केलर और वेक्टर में यही डिफरेंस है कि जब हम सिर्फ क्वांटिटी बता देते हैं तो स्केलर बता के चल रहे हैं, क्वांटिटी के साथ साथ आप डायरेक्शन बता दोगे तो वहां पे आप वेक्टर की बात कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड में क्या आ रहा है, डिस्टेंस। अच्छा, टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, टाइम स्केलर है, टाइम स्केलर है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कभी नहीं होती। टाइम में ये थोड़ी है कि मैं 5 सेकंड पहले ईस्ट डायरेक्शन में 5 सेकंड पहले ईस्ट में था, ये कोई मतलब थोड़ी है, 5 सेकंड होते हैं, ईस्ट वेस्ट में नहीं होते, तो स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है। जब दोनों ही क्वांटिटी स्केलर हैं तो ये स्पीड कैसे वेक्टर आएगी, आ सकती है, तो कभी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर हुआ फंडा, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। Scalar are those quantity that has magnitude only, and vector are those quantities that has magnitude as well as direction. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बन जाता है समझने के लिए। डिस्टेंस कभी भी एक शॉर्टेस्ट पाथ की तरह काम नहीं करता, उसमें बहुत सारे पाथ होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि घूमता हुआ पाथ है, तो आप इसमें कोई भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात आते ही वहां पे एक पर्टिकुलर पाथ आ जाता है जिसकी आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर, और डिस्टेंस हो गया एक स्केलर। ठीक है, बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया सब कुछ, स्पीड तक क्लियर है, कोई डाउट बताओ जल्दी, कोई डाउट है तो, और नहीं है तो वो और अच्छी बात है, नहीं है ना पक्का। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है जल्दी पूछें, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, यहीं तक ही पढ़ाऊंगा, जल्दी, एनीथिंग। चलो तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा, उसके आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको जीएस। ठीक है, चलो मीटिंग एंड होने वाली है, मैं पे रोक रहा हूँ।